वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से मैंने आपको ग्रीटिंग कर दिया, ठीक है ना, मतलब आपका अभिनंदन कर दिया। चलिए, आज हम लोग हमारे नए चैप्टर सोल्यूशन के साथ में आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 8 लेक्चर्स में हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, बट आज हम लोग हमारे केमिस्ट्री पर मूव ऑन करने वाले, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इस सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग बहुत सारी डिटेल में बातें करने वाले हैं कि भाई मोलैरिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। बट सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है आपकी बुक के अंदर, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट, एंड देन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ये कहता है कि भाई आपके जो फर्स्ट लाइन है आपकी एनसीईआरटी में वो ये कहती है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो एक काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हो रही है। ठीक है ना, काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं उस प्रोसेस से एक लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, लिंक्ड है। मतलब कहीं ना कहीं लिक्विड सॉल्यूशन की जरूरत पड़ रही है या उसी के अंदर वो प्रोसेस हो रही है। जैसे आपका जो डाइजेशन होता है वो आपके स्टमक के अंदर होता है, आपकी एलिमेंट्री केनाल के अंदर होता है। तो एलिमेंट्री केनाल में क्या रिक्वायर्ड होता है, उसको एसिड रिक्वायर्ड होता है, लिक्विड मीडियम है। एसिड क्या है, एक लिक्विड सॉल्यूशन है भाई, उसके अंदर भाई HCl भी है, एंजाइम्स भी है ना, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके जो रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन में ब्लड की रिक्वायरमेंट है भाई, ब्लड के पास रेड आरबीसीज और हीमोग्लोबिन होगा तभी तो रेस्पिरेशन हो पाएगा भाई। आपके ब्लड के पास में क्या होगा, आरबीसीज होंगी, हीमोग्लोबिन होगा, तो उसने ऑक्सीजन बाइंड कर रखे होंगे तो ऑक्सीजन आगे से आगे पहुंचेगा ना। और एल्वियोलीज होंगे तो रेस्पिरेशन होगा, तो दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। जैसे एक्स क्रिएशन होता है आपकी बॉडी में, तो एक्स क्रिएशन में आप यूरिया और यूरिन को क्या करते हो, अपने बॉडी से एक्स क्रिएट करते हो। तो वो भी कहीं ना कहीं जो यूरिया बन रहा है, यूरिया को डिजोल्व करने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। आगे ये एनसीईआरटी ये लिखती है कि हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर प्योर सबस्टांसेस को यूज न करके मिक्सचर्स को यूज करते हैं। जैसे हम लोग ब्रास ब्रास का यूज करते हैं, है ना, जैसे हम लोग जर्मन सिल्वर का यूज करते हैं, जैसे हम लोग स्टील का यूज करते हैं। स्टील को कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा आयरन और आयरन के अंदर थोड़ा सा क्या मिलाते हैं, टिन मिला करके हम स्टील बनाते हैं। ठीक है, जर्मन सिल्वर कैसे बनाते हैं, कॉपर, जिंक और निकल को मिला करके जर्मन सिल्वर बनाते हैं हम लोग। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, तो कॉपर और जिंक को मिला करके ब्रॉन्ज बनाते हैं, है ना। फिर आपकी जो एनसीईआरटी है इसने ये 2-3 एग्जाम्पल दे रखे थे, तो मैंने आपको ये 2-3 एग्जाम्पल बता दी। आगे आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जैसे फ्लोराइड आयन होता है, F- आयन जो होता है फ्लोराइड आयन, वो आपके वाटर में अगर 1 ppm प्रेजेंट है, 1 ppm इज अ कंसंट्रेशन। पीपीएम एक कंसंट्रेशन टर्म है ना, किसी भी सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं हम पीपीएम को। ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन। तो 1 ppm फ्लोराइड आयन अगर आपके वाटर में प्रेजेंट है तो वो टूथ 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 का मतलब है दांतों को सड़ने से रोकेगा, टूथ डिके को रोकेगा। बट अगर 1.5 ppm तक फ्लोराइड आयन आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो वो आपके दांतों को क्या करेगा, खराब कर देगा। मीन्स आपके दांत और ज्यादा सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी जानकारी उस इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर थी। ठीक है, हमारा चैप्टर शुरू होता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन छोटी सी मैंने यहाँ लिख रखी है कि इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है सॉल्यूशन। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट है मेरे पास में एक ग्लास में दूध और एक कंपोनेंट है मेरे पास पानी। अगर मान लो मैंने पानी में दूध मिला दिया, दूध में पानी मिला दिया और उसको बढ़िया अच्छे से एकदम घोल दिया, तो क्या आप लोग, मान लो कांच की गिलास है, तो क्या आप लोग पानी और दूध में डिफरेंशिएट कर पाओगे, उनके अंदर अंतर स्पष्ट कर पाओगे कि नहीं। देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक तो पानी दिखाई दे रहा है और यहाँ से यहाँ तक दूध दिखाई दे रहा है, या पानी के मॉलिक्यूल्स देखो दूध के अंदर बैठे हुए हैं, इस तरीके से हम नहीं बता सकते। ठीक है, या मान लो मैं एक गिलास वाटर के अंदर नमक को घोल दूं, 1 चम्मच नमक को घोल दूं एक गिलास पानी के अंदर, 1 चम्मच टेबल स्पून जितना नमक घोल दूं,
तो नमक जो होगा वो पानी के अंदर घुल जाएगा, और पानी का एज सच कोई कलर चेंज नहीं होगा जब तक आप उसमें बहुत सारा नमक नहीं मिलाओगे। और बहुत सारा नमक मिला देने के बाद भी आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं और ये वाटर है ना। तो होमोजीनस का मतलब होता है हम लोग दोनों कंपोनेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम लोग आप कह सकते हो अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास में ये कंपोनेंट है ए और ये कंपोनेंट है बी। मान लो मैंने ए के अंदर बी को मिला दिया, तो ये जो सॉल्यूशन बना जिसमें आप लोग दोनों कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। आप चाहे यहाँ इधर से देखो, चाहे आप लोग यहाँ से देखो, चाहे आप लोग यहाँ से देखो, आप दोनों कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो कि हाँ ये कंपोनेंट अलग है, ये कंपोनेंट अलग है। जैसे पानी के अंदर पेट्रोल मिला दिया तो पेट्रोल पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा, है ना। बट होमो इन ऐसे सॉल्यूशंस को हेटेरोजीनस सॉल्यूशन बोलते हैं या हेटेरोजीनस मिक्सचर्स बोलते हैं। अब अगर हम हेटेरोजीनस की बात करें तो हेटेरोजीनस में मान लो ये दोनों मेरे पास में एक जैसे कंपोनेंट्स हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज काइंड ऑफ सिमिलर है, कुछ प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है बट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज सिमिलर है। मान लो मैंने इन दोनों को अंदर मिक्स किया, ठीक है, इनको मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब आप लोग सामने से देखकर, पीछे से देखकर या इधर से देखकर डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे कि भाई ये वाला तो पानी है और ये वाला दूध है ना, या ये वाले नमक के पार्टिकल्स या ये नमक है इधर इधर और इधर इधर ये पानी के पार्टिकल्स। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप सॉल्यूशन के बारे में तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो इस सॉल्यूशन के बारे में अगर हम लोग आगे बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। या सॉल्यूशन के अंदर जो हाई अमाउंट में या ग्रेटर अमाउंट में जो सबस्टांस हमने मिलाया या कंपोनेंट जो हम मिला रहे हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। यानी कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर, जैसे पानी की बात करी हमने, पानी के अंदर नमक मिलाया तो पानी जो है ग्लास के अंदर वो बड़ी क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में, जबकि नमक कितना था, एक चम्मच नमक था। तो एक चम्मच नमक को बोलेंगे तो एज सच कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो मतलब पानी जो है वो ज्यादा अमाउंट में और सॉल्ट कम अमाउंट में, तो इन दोनों को मिक्स करने से एक सोल्यूशन बना। तो ऐसा सोल्यूशन या सोल्यूशन जिसमें एक कंपोनेंट तो ज्यादा अमाउंट में होगा और एक कंपोनेंट कम अमाउंट में होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बातें थी जो आपको शायद समझ में आ गई होगी, आपने 9th में भी पढ़ी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूशन को वैसे तो 4 बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी 4 आधार पर, 4 मूलभूत आधारों पर क्या कर सकते हैं, इनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने यहाँ 3 ही लिखे हैं क्योंकि चौथा वाला हमको सोल्यूबिलिटी में वैसे भी पढ़ना है, ठीक है। देखो 3 में सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, यानी आपने कंपोनेंट कितने लिए। जैसे मेरे पास पहले एक पानी और क्या था, नमक था, इन 2 कंपोनेंट्स थे। मान लो पानी भी होता, नमक भी होता और शक्कर भी होती, तो 3 कंपोनेंट्स हो जाते। मान लो पानी भी है, नमक भी है, शक्कर भी है और उसके साथ में मान लो कि मेरे पास में आपके 2 नींबू का रस भी है, तो मैंने सबको मिला दिया। तो कंपोनेंट्स के नंबर के बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन को कितने भी पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर मान लो मेरे पास में किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 कंपोनेंट, या सॉरी मिनिमम से मिनिमम 2 कंपोनेंट चाहिए और मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हो, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे अगर 2 कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट है तो ट्राइनरी सॉल्यूशन, 4 कंपोनेंट है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन, 5 है तो पेंटानरी, 6 है तो हेक्सानरी, सेप्टानरी, इस तरीके से सॉल्यूशंस होते हैं। जिसमें 7 कंपोनेंट्स है उनको सेप्टानरी सॉल्यूशंस बोलते हैं, है ना। जिसमें 2 कंपोनेंट्स है उनको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बेसिकली हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर ली। इसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सोल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो ग्रेटर अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट का ही काम है कि वो ही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी होगी, यानी सॉल्वेंट जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा ही हमारे पास सॉल्यूशन होगा। जैसे भाई आप मान लो कि
एक एग्जांपल और अलग दे देते हैं आपको। जैसे मान लो आपके पास में नमक है या आपके पास में चीनी, मान लो अब नमक को डाल, चीनी है और एक गिलास पानी, तो चीनी को जब पानी में आप घोलोगे तो मुझे बताओ जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो लिक्विड होगा कि सॉलिड मीडियम का होगा? लिक्विड मीडियम का होगा, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है और सॉलिड पार्टिकल्स जो शुगर के हैं वो कम है। तो सॉल्वेंट ही हमेशा डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा होगा, यानी वो बाहरी प्रकृति कैसी होगी, बाहर से दिखाई कैसा देगा वो। अगर ये लिक्विड तो ये भी लिक्विड, ये सॉलिड तो ये भी सॉलिड, ये गैस तो ये भी गैस। और सॉल्यूट का कोई मतलब नहीं, सॉल्यूट कुछ नहीं करेगा। अब सॉल्यूट क्या कर सकता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। दूसरा दूसरा टाइप जो होता है किसका, सॉल्यूशन का, वो हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टाइप, यानी सॉल्यूट किस तरीके का लिया है और सॉल्वेंट किस तरीके का लिया है। इस बेसिस पर सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरे होते हैं गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन से तो आप मतलब समझ गए होंगे कि इसमें सॉल्वेंट सॉलिड होगा। लिक्विड सॉल्यूशन से आप लोग मतलब समझ गए होंगे कि इसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा। और गैसियस सॉल्यूशन को आप समझ चुके होंगे कि इसमें सॉल्वेंट गैस होगा, ठीक है। तो ये जो है ना आगे तीन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब पहले हमने सॉलिड सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर सॉलिड सॉल्यूट मिला दिया, फिर वापस सॉलिड सॉल्वेंट लिया, लिक्विड सॉल्यूट मिला दिया, फिर वापस सॉलिड सॉल्वेंट लिया और उसमें गैसियस या गैस सॉल्यूट मिला दिया, ठीक है। तो यही हमें इन सब के लिए पढ़ना है। बट आपकी एनसीईआरटी में एक साथ साथ सी टेबल है, उस टेबल को मैं एक शॉर्ट रील बनाऊंगा, उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर से हम लोग थोड़ा से इन बड़ी बड़ी टर्म्स को देखेंगे, इसीलिए उस सिर्फ एग्जाम्पल की एक टेबल बनी हुई है उसको हमको देखना है, तो वो आपकी 1 मिनट का काम है, मैं आपको एक शॉर्ट रील में बता दूंगा, ठीक है। अगला जो हम लोग सॉल्यूशन का टाइप क्लासिफाई करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट का अमाउंट हमने कितना लिया है उस बेसिस पर भी सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं होगा। सॉल्वेंट से ज्यादा होगा तो वो सॉल्वेंट बन जाएगा, रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। भाई 1 चम्मच मिला रहे हैं, मान लो 2 बीकर्स हैं, दोनों में पानी भरा हुआ है, एक में तो 2 चम्मच शक्कर मिले, एक में 50 चम्मच शक्कर मिले, तो कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, कौन सा ज्यादा मीठा होगा, दूसरा वाला। तो यही बात कह रहे हैं, ठीक है। और मान लो कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपने डाइल्यूट HCl के बारे में पढ़ा होगा कि भाई डाइल्यूट HCl में पानी का अमाउंट ज्यादा होता है कंपैरिजन टू एसिड, इसीलिए वो डाइल्यूट है। और कंसंट्रेटेड के अंदर वाटर का अमाउंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, इनके एग्जांपल हम लोग एक शॉर्ट रील में आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद में अब बात यहाँ पर पे आ रही है कि भाई ये जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन के नेचर को जानने के लिए या इसके कॉम्पोजिशन को, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है बनावट को, कि भाई कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिया है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया है, तो इन दोनों से मिलकर के तो सॉल्यूशन बन रहा है। तो सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन, सॉल्यूशन की बनावट, सॉल्यूशन की संरचना कैसी है, उस चीज को डिफाइन करने के लिए हम पहले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालते हैं। कितना सॉल्यूट है उसके अंदर बाय मास या बाय वॉल्यूम, कितना सॉल्यूट है ना, या 1 किलो सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं, तो ये सारी चीजें हम निकालते हैं, ठीक है। एक बार अगर हमें कंसंट्रेशन पता चल जाए ना किसी सॉल्यूशन की, तो हम उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब तो हो गया वही डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और क्वांटिटेटिव का मतलब है कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट मिलाया है ना, कितनी क्वांटिटी में सॉल्वेंट मिलाया, ये सारी, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। ये मैंने आपके सामने 7 कंसंट्रेशन टर्म्स लिखी है, इनको हमें पढ़ना है। इनसे हम लोग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म है वो है मास परसेंट। मास परसेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में, चलिए मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, है ना, या पहले हम इसको समझ लेते हैं देन इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। ये मार्कर नया है तो इससे सही नहीं लिखवा रहा है, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है।
मास परसेंट का मतलब क्या है? मास परसेंट का मतलब है, सीधी सी भाषा में ये समझो कि मेरे पास में मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, 10 ग्राम सॉल्यूशन है, यूं मान लेते, बाय वेट की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम सब चीजों को रहने दो बाहर साइड में, हम वेट की बात कर रहे हैं। बाय वेट मेरे पास में एक 10 ग्राम का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उस 10 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होगा और सोल्यूट भी होगा। तो अब अगर मुझे उस सॉल्वेंट सॉरी उस सॉल्यूशन का मास पता है कितना मास है, और मुझे मान लो किसी दूसरे का मास निकालना है, या बाय मास मुझे पता करना है, या परसेंटेज में मुझे दे रखा है, जैसे मान लो मेरे पास में एक 10 ग्राम का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें बाय मास 5 ग्राम मैंने मिला रखा है सोल्यूट, और बाकी का 90, या बाकी का आप कह सकते हो 5 ग्राम कौन होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। 5 नहीं, हम लोग और कम ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 2 ग्राम मेरे पास में क्या था, सोल्यूट था, वो मैंने किसमें मिला दिया, 8 ग्राम सॉल्वेंट में मिला के 10 ग्राम सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। तो अगर मुझे बाय परसेंट पता करना है कि बाय कितना परसेंट, मतलब कितना परसेंटेज में पता करना है, अगर ये तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता है 2 ग्राम सोल्यूट मिला हुआ है, ठीक है। अगर परसेंट में निकालना है तो परसेंट में निकालने के लिए हम किसी भी जो भी कंपोनेंट का हमें परसेंट निकालना है बाय मास, तो उसके मास को टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सीधा सा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा कि मास ऑफ कंपोनेंट, ऊपर तो आ जाएगा कंपोनेंट का मास, कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, कंपोनेंट सोल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आपको फाइंड करना है, अपॉन में सॉरी अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का मास कितना है, इनको डिवाइड कर दो और देन किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में मास परसेंटेज निकल के आ जाएगा कि कितना परसेंट ऑफ सोल्यूट आपने सॉल्यूशन के अंदर मिला रखा है, या कितना परसेंट सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है बाय मास, तो वो आपके पास में निकल के आ जाएगा। इसको तो जब हम लोग न्यूमेरिकल्स में काम में लेंगे तब आपके बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा कि कैसे निकाल, जैसे मान लो कि भाई मेरे पास में वही 8 और 10 वाला मान लो, ठीक है, दो 2 ग्राम मेरे पास में क्या था, 2 ग्राम सोल्यूट था, और सॉल्यूशन का टोटल मास कितना था, 10 ग्राम, तो 2/10 कितना हो गया, 1/5, 1/5 को 100 से गुणा किया, यानी मल्टीप्लाई किया, 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 25% तो मेरे पास में क्या था, सोल्यूट था, और बाकी का 75% मेरे पास में कौन था, सॉल्वेंट। दोनों को मिलाकर के 100% क्या बन रहा था, सोल्यूशन, और सोल्यूशन का मास कितना होता, 10 ग्राम, बस ये तो निकालना। वॉल्यूम परसेंट बहुत ज्यादा सिंपल है, देखो मास परसेंटेज का यूज जो होता है ना, वो हम कमर्शियल केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर करते हैं, किसमें करता है, कमर्शियल केमिकल इंडस्ट्रीज में। वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम परसेंट की बात करें तो वॉल्यूम परसेंट बेसिकली हम लोग लिक्विड, जो हमारे लिक्विड सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट जो होता है उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। मास परसेंट जो होता है ना, वो हमारे सॉलिड सोल्यूट और सॉलिड सॉल्वेंट के लिए भी कर सकते हैं, लिक्विड के लिए भी कर सकते हैं, और गैस के लिए भी कर सकते हैं। बाकी वॉल्यूम परसेंट हम लोग ज्यादातर जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं ना उनके लिए करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालेंगे, सेम जैसे मास परसेंट निकाला हमने, ठीक है, मास परसेंट का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ कंपोनेंट, तो यहाँ रख देंगे ऊपर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, सोल्यूट हो सकता है और सोलवेंट हो सकता है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है ना, और कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना है, इन दोनों को डिवाइड करके अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, तो आपके पास में वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा। हाँ, इनका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, इनका यूज हम लोग करेंगे फॉर्मूला जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब अगर हम करेंगे ना तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है। देखो मास परसेंट समझ में आ गया, वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, समझ में आ गया होगा, और मास बाय वॉल्यूम परसेंट को अब अपन समझ लेते हैं।
ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंट को हम लोग डेंसिटी परसेंटेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंसिटी परसेंट भी बोलते हैं। एक मिनट है ना, डेंसिटी लिखना बी से लिख देगा। डेंसिटी को अपन रो से भी लिखते हैं ना, ये डेंसिटी परसेंट। ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऊपर तो रखते हैं मास ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट यानी सोल्यूट या सॉल्वेंट का मास, और डिवाइड में करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। देखो ये वाली जो कंसेंट्रेशन टर्म्स है ना, ये बहुत कम यूज में आती है हमारे, ज्यादातर मोलरिटी मोलरिटी ये सारी आती है ना, मोल फ्रैक्शन ये सारा, है ना। मास परसेंट आप लोग निकाल के कर भी क्या लोगे? मान लो अगर आपको परसेंटेज में दे रखा है ना, तो आप ग्राम में निकाल सकते हो उसको आराम से। भाई इतना परसेंट दे रखा है तो बाय ग्राम कितना होगा? मान लो मेरे पास 10 ग्राम का सोल्यूशन था और मैं कह रहा हूँ उसमें 25% सोल्यूशन या 25% सोल्यूट मिला हुआ है। 25% सोल्यूट का मतलब कितना हो गया? अभी निकाला था 2 ग्राम, बस, है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। फिर हमने मास वॉल्यूम परसेंट निकाला, तो वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंट जो है वो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में मास ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये तीन बेसिक टर्म्स है, इनके अंदर ज्यादा कोई डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं, तो आप लोग इनको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। बस आपको ऊपर पता होना चाहिए ऊपर किसका मास आएगा, नीचे किसका मास आएगा, ऊपर किसका वॉल्यूम आएगा, नीचे किसका वॉल्यूम आएगा। और मास बाय वॉल्यूम परसेंट में मास किसका लेना है और वॉल्यूम किसका लेना है वो भी पता होना चाहिए। वॉल्यूम ज्यादातर इसमें ml में लिखते हैं इनमें, और मास ग्राम में लिखते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन का मतलब समझो, मान लो मेरे पास में एक लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, बहुत ही लार्ज अमाउंट, जैसे मैं मान लेता हूँ मैं सी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जो अपने सी होते हैं ना, ओशियंस और सीज, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, इनकी बात कर रहा हूँ, समुद्रों की बात कर रहा हूँ। तो समंदर को मैं एक सॉल्यूशन मान रहा हूँ क्योंकि समुद्र के अंदर देखो आयंस भी है, उसमें नमक भी मिला हुआ है ना, तो इसलिए मैं उसको सॉल्यूशन मान रहा हूँ। तो अगर एक बहुत लार्ज अमाउंट में मेरे पास में क्या है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और उसके अंदर अगर मुझे सोल्यूट की कंसंट्रेशन निकालनी होती है ना, या सोल्यूट का अमाउंट निकालना होता है, तो मैं जो कंसंट्रेशन टर्म यूज करता हूँ उसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। अब ये जो पार्ट्स पर मिलियन, इसके मैं फॉर्मूले आपको लिखवाऊं तो भी चलेगा, नहीं लिखवाऊं तो भी चलेगा। पार्ट्स पर मिलियन के लिए ये तीनों फॉर्मूले पॉसिबल है ना। आप मास बाय मास परसेंट भी निकाल सकते हो। मान लो कोई बहुत बड़े कंटेनर में पानी आपने भर रखा है, या बहुत बड़ा समंदर है, समंदर के अंदर पानी तो बहुत सारा है, और उसके अंदर नमक की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। या मैं मान लो वहां से समंदर से एक बड़ा सा कंटेनर भर के पानी लेकर के आ जाऊँ, मैं कह रहा हूँ कि इसमें 1000 लीटर जो है पानी है, तो अब इसके अंदर आप लोग बताओ कि भाई सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, या सोलवेंट, सोलवेंट तो वाटर हो गया, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो वो बताने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का यूज करें। यानी एक बड़े से सॉल्यूशन में सोल्यूट या सोलवेंट की कंसंट्रेशन बताने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन तीनों फॉर्मूलाज में अवेलेबल है ना। जैसे मास ऑफ कंपोनेंट को मैं लिख रहा हूँ, मास ऑफ कंपोनेंट को MOC लिख देते हैं ना, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में मिलियन का मतलब, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि 10 लाख में से एक, ठीक है। तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये MOC का मतलब क्या है? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 10⁶ है, क्योंकि हम लोग 10 मिलियन में से एक को निकाल रहे हैं, है ना। 10 मिलियन में से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई आपके पास में अगर समंदर है तो समंदर में तो बहुत सारा पानी है ना, तो मिलियंस ऑफ टन पानी होगा उस समंदर के अंदर, तो
इसीलिए हम लोग यहाँ पर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करें। अगर मान लो वॉल्यूम में बात करें, हम लोग मास की ना बात करके वॉल्यूम में बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁻⁶ हो जाएगा। और अगर मास बाय वॉल्यूम में डेंसिटी परसेंटेज निकालना हो तो मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁻⁶ ये कर दो। ठीक है, तो आई होप ये चारों आपको समझ में आ गई होगी। इन चारों में इतना समझने लायक कुछ भी नहीं था। ठीक है, इनमें आगे डायरेक्ट जो फॉर्मूले है ना इनको याद करो। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे फॉर्मूले याद करने हैं इनको, कहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी याद करना है। ठीक है, तो इन चारों में तो आपको फॉर्मूले याद करने हैं, इनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी याद करना और फॉर्मूलाज को भी याद करना। इनके कॉन्सेप्ट इतने कोई भारी नहीं। ठीक है, तो आप लोग ये लिख लो एक बार। चलो अब मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई से। ये जो सिंबल है ना एक्स, इसको काई बोलते हैं। ठीक है, काई से रिप्रेजेंट करता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि भाई मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यानी मोल जो होते हैं, मोल का मतलब क्या हो गया, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, तो मोल कंसेंट्रेशन को हम लोग जाई से रिप्रेजेंट करते हैं या काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो काई ए का मतलब होता है, देखो एक सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, जब हम लोग सॉल्वेंट के मोल्स को टोटल सॉल्यूशन के मोल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकल के आता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन को निकाला जाता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बेसिकली ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये रेशियो है। आप एक बात समझ लो, ये रेशियो किन के बीच का, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के मोल्स के बीच का, और सोल्यूट और सॉल्यूशन के मोल्स के बीच का रेशियो है, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर सोल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना हो, है ना, तो सोल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन को काई बी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये लिखेंगे हम लोग एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। चलिए अब देखो, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, रेशियो है, सीधी सी बात है। किसके बीच का रेशियो है, तो सॉल्यूशन के मोल्स और सोल्यूट या सोलवेंट के मोल्स के बीच का रेशियो है ना। अगर आपसे पूछ ले भाई मोल फ्रैक्शन निकालो सोल्यूट का, तो सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा सोल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय सॉल्यूशन के मोल्स। या सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने को बोले तो सोलवेंट के मोल्स अपॉन में सॉल्यूशन के मोल्स, इनका रेशियो ही तो है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो दोनों मोल फ्रैक्शन होंगे, सोल्यूट और सोलवेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा, इन दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, मींस यहां से हमें एक बहुत बड़ी बात पता चली कि भाई हमेशा इन दोनों का सम 1 के इक्वल होगा, है ना। मींस ये दोनों हमेशा 1 से छोटी हो सकती है। ठीक है ना, ऑलवेज 1 से छोटे ही होंगे ये दोनों, इसीलिए इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये माइनस नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसीलिए ये दोनों हमेशा 1 से छोटी होगी डिजिट्स, और इनका सम 1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप लोग सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। आपके एनसीईआरटी में 2-3 एग्जांपल्स हैं, उन 2-3 एग्जांपल्स को आप ट्राई जरूर करना। ठीक है, उनमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। मतलब डिटेल में तो क्या है, मतलब आपको फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं वो आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो आप लोग करना, उसको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं एक शॉर्ट रील आपको बना करके और समझा दूंगा। ठीक है, अब हम एक काम जरूर ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं हमारी एनसीईआरटी के अंदर, उनको एज अ शॉर्ट रील के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करें। ठीक है, ताकि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी होते रहेंगे और
इससे आपको कोई तकलीफ की बात नहीं होगी, देन आप अलग से कोई भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगली जो दो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है मोलेरिटी और मोलेलिटी। मोलेरिटी और मोलेलिटी को हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर के जब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से जो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार कॉलिगेटिव है टोटल, चार में से जो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें मोलेलिटी का काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इन दोनों को हमें अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले बात करते हैं भाई मोलेरिटी क्या होती है। तो मोलेरिटी बेसिकली आप लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो कि भाई 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, मान लो मेरे पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलेरिटी बोलते हैं। यानी मोलेरिटी इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलेरिटी बोलते हैं उस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऊपर मोलेरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट को एनबी से लिखते हैं, अभी बताया था, ये देखो, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं डायरेक्ट वी से लिख रहा हूँ। वी का मतलब आप समझ जाना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, किसमें है? लीटर्स में, लीटर में लेना। और अगर लीटर में नहीं है, मान लो मिलीलीटर के अंदर दे रखा है आपको, लीटर में नहीं है और किसमें दे रखा है? मिलीलीटर में दे रखा है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब भी सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो आपको लीटर की जगह मिलीलीटर में दे दे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दे दे और मोलेरिटी फाइंड करने को बोले, तब लगाना है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है मोलेरिटी। अब मोलेरिटी की अपनी एक यूनिट भी होती है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर मेरे पास 7 कंसंट्रेशन टर्म है, उनमें से देखो केवल यही 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं और एक ये तीसरी वाली कंसंट्रेशन टर्म, इनके पास में अपनी यूनिट है। यानी जब आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लोगे ना, तो इनके पीछे आपको यूनिट भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी किसी की भी अपनी यूनिट नहीं है क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे। पीपीएम में आपको डायरेक्ट लास्ट में पीपीएम लिखना है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में जो पीपीएम है, जिसका नाम है, वो इसकी यूनिट है। मास बाय वॉल्यूम में क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम में क्या होता है? ग्राम। और वॉल्यूम की जो यूनिट होगी इसमें इसमें वॉल्यूम की यूनिट होगी एमएल में, तो एमएल। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो ग्राम एमएल इनवर्स 1, इनवर्स -1। ठीक है, ये यूनिट हो गई मास बाय वॉल्यूम परसेंट की, क्या? ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम ग्राम मिलीलीटर इनवर्स -1। ठीक है, मोलेरिटी की जो यूनिट होती है, मोलेरिटी की वैसे तो बहुत सारी तो क्या है मोलेरिटी की, देखो सबसे जो कॉमन यूनिट है वो है कैपिटल एम। यानी कैपिटल एम से हम मोलेरिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर यूनिट आपको नहीं पता है कि मोलेरिटी की यूनिट क्या है, क्या लगानी चाहिए, तो आप लोग कैपिटल एम लगा सकते हो। ठीक है, या इसकी जगह आप लोग कौन सी यूनिट यूज कर सकते हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, इसकी जगह आप लिख सकते हो मोल पर लीटर। क्या लिख सकते हो? मोल पर लीटर या मोल, या फिर कैपिटल एम लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों क्या हो गई? मोलेरिटी की यूनिट हो गई। कौन कौन सी? एक तो कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं और कैपिटल एम इसकी यूनिट भी है, या फिर मोल पर लीटर हो सकता है या मोल पर मिलीलीटर भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे और लिख देता हूं मैं, मोल पर मिलीलीटर भी हो सकता है। ठीक है, एमएल। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में कैसे पूछता है। क्वेश्चन में या तो आपको कोई भी कंसेंट्रेशन दे देगा, जैसे मान लो 0.2 एम लिखा हुआ है पीछे, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम से आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि उसने मोलेलिटी दे रखी है। ठीक है, और आगे वो क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। या आपको पूछेगा मोल मोल पूछ लेगा, एम ओ, सॉरी मोल नहीं पूछेगा,
या आपको दे देगा मोल पर लीटर यूनिट पीछे लगा के दे देगा, और नाम नहीं लिखेगा, मोलरिटी दे रखी है, बस वो पीछे कंसंट्रेशन दे देगा, उसके पीछे यूनिट लगा के दे देगा, तो आपको पता कर होनी चाहिए कि भाई ये जो यूनिट है ये मोलरिटी की है, मोलरिटी की आप पता चलेगी, है ना। चलिए, तो ये बात तो होगी मोलरिटी की, ठीक है। अब मोलरिटी की बात कर लेते हैं। मोलरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और स्मॉल एम इसकी यूनिट भी है, पीछे आप यूनिट के रूप में स्मॉल एम लगा सकते हो, ठीक है। तो मोलरिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई 1 किलो सॉल्वेंट, अब याद रखना इसमें तो हमने वॉल्यूम किसका लिया, सॉल्यूशन का लिया, बट इसके अंदर हमारे पास में 1 किलो सॉल्वेंट है, और उस 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, इसकी देन है ये। बट इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है लीटर में, और इसमें हम लोग ले रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्यूशन, यानी कि अपॉन में मास ऑफ, कैपिटल एम से लिख देता हूं मैं, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर, ठीक है। ठीक, ये वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का, इसके नीचे मैं एस लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास जो है वो केजी में लेना है, ठीक है, और अगर ग्राम में हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। इसकी जो यूनिट है वो एक तो स्मॉल एम लिख सकते हो, और एक लिख सकते हो आप मोल पर केजी, मोल पर केजी भी लिख सकते हो, या मोल पर ग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, मोल पर केजी या मोल पर ग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अलग से दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि भाई इसमें आपको कैपिटल एम दे देंगे और पूछ लेंगे, भाई कैपिटल एम का मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन दे देंगे इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, बट लिखेंगे नहीं, वहां पे मोलरिटी दे रखी है, वो आपको नंबर दे देगा और उसके पीछे यूनिट लगा रखी होगी, या तो कैपिटल एम लिखा होगा, या मोल पर लीटर या मोल पर मिलीलीटर लिखा होगा, तो आप समझ जाना मोलरिटी दे रखी है। मोलरिटी की बात करें तो या तो आगे कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी, पीछे स्मॉल एम लगा रखा होगा, मोल पर केजी और मोल पर ग्राम, ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों बात, ठीक है, ये दोनों बातें आप लोग समझ में आ गई, ठीक है। अब और किस चीज से पूछ सकता है, आपको मोलर पूछे, मोलर तो मोलरिटी पूछ रहा है, मोलल पूछे तो मोलरिटी पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको बस इन फॉर्मूलाज को याद में रखना है और इन यूनिट्स को याद में रखना है, ठीक है, क्योंकि आपसे कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है। डेफिनेशन पूछेगा तो भी वो 1 नंबर में पूछेगा, और आपको वैसे भी डेफिनेशन अगर आप फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन आप याद है, और वैसे भी मैं जो नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें मैं आपके क्या लिख दूंगा, डेफिनेशंस को भी लिख दूंगा, ठीक है। चलिए, सॉरी मैं वहां से आया हूँ, बट आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।